नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मेडिसिन गाइड चैनल पर। आज हम बात करेंगे टॉप 20 बीमारियों और उनके इलाज के बारे में। ये वीडियो आपको कॉमन बीमारियों के सिम्टम्स, कॉजेज़ और ट्रीटमेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज देगा, ताकि आपको अपनी सेहत का ध्यान रख सकें और ज़रूरत पड़े तो सही दवा ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम एक वायरल संक्रमण है, जो वायरल इन्फेक्शन है जो कि नाक और गले को प्रभावित करता है। अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें तो नाक बहना, गले में खराश या फिर हल्का बुखार भी हो सकता है। हालांकि ये जो सर्दी जुकाम है ये कई तरह के होते हैं, कई वजह से होते हैं। अभी तक जो पहला है, मान लीजिए वायरल संक्रमण हो सकता है, सीजनल चेंजेस हो सकते हैं, लैक ऑफ हाइजीन हो सकता है और इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। और एक और होता है जो कि अगर आपका इम्यूनिटी वीक है तो भी ये चीज़ हो सकता है। इनके जो लक्षण हैं, सर्दी जुकाम के जो कॉमन कॉजेज़ हैं, लक्षण है, वो है कि श्वसन प्रणाली जो आपका है विशेष रूप से नाक और गले को प्रभावित कर सकता है। इसका मुख्य कारण राइनो वायरस है, लेकिन कोरोना वायरस, एडेनो वायरस और पैराइन्फ्लुएंजा वायरस भी इसे उत्पन्न कर सकते हैं। इसके सामान्य लक्षणों में नाक बहना, गले में खराश, खांसी, छींक, हल्का बुखार, सिर दर्द और थकान शामिल है। यह हवा, संक्रमित सतहों और हाथों से नाक मुंह छूने के कारण भी फैलता है। अगर हम सर्दी जुकाम के रोकथाम की बात करें तो रोकथाम में नियमित हाथ धोना होता है। आप मास्क पहनिए और कोशिश करिए कि सर्दी जुकाम से जो संक्रमित व्यक्ति है उससे आप दूरी बनाकर रखें। अगर आप सर्दी जुकाम से संक्रमित हैं तो आप कोशिश करें दूसरे लोगों से आप दूरी बना के रखें, ताकि आपके वजह से वो संक्रमण दूसरे लोगों तक ना फैले। अगर आप इलाज में आप आराम कर सकते हैं, तरल पदार्थ का सेवन करें, भाप लें और जरूरत पड़ने पर दवाओं का उपयोग करें। आमतौर पर यह 1 हफ्ता में लगभग ठीक हो जाता है, 7 से 10 दिन में। लेकिन अगर आपको बुखार भी है और बुखार 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो गया है और सांस लेने में कठिनाई हो रही है और या फिर ये लंबे समय तक बना रह रहा है ये चीज़, तो आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। अगर इसकी मेडिसिन की बात करें, सर्दी जुकाम की दवाई की बात करें, तो आप सेट्रिजिन ले सकते हैं, लीवोसेट्रिजिन या फिर सेट्रिजिन। अगर आपको जुकाम ज़्यादा है, बुखार भी है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर पैरासीटामोल भी ले सकते हैं। हालांकि और भी दवाइयाँ हैं इनके, सर्दी जुकाम की और भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। ये कॉमन मेडिसिन है जो मैंने आपको बताया। अगर गले में खराश है तो आप स्टेप्सिल्स भी ले सकते हैं। नाक बंद होने पर कई लोगों को नाक इतना जाम हो जाता है, बंद हो जाता है कि रात में वो सो नहीं पाते, तो उसके लिए आप नोजल स्प्रे भी ले सकते हैं। और विटामिन सी और जिंक की गोलियां भी ले सकते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। जो दूसरी कॉमन बीमारी है वो है खांसी, कफ। कफ जो है वो भी किसी भी वजह से हो सकता है। अगर आपको मान लीजिए सर्दी जुकाम भी है, उसमें भी बहुत लोगों को कफ होता है, या फिर अस्थमा है तो भी कफ हो सकता है, या किसी एलर्जी के वजह से भी होता है, स्मोकिंग के वजह से भी कफ होता है। खांसी के कारण जो होते हैं, अगर आपका सर्दी जुकाम है तो उसकी वजह से भी नाक बहने और गले में खराश के कारण खांसी भी हो सकता है। ये एक वायरल संक्रमण के कारण होता है। दूसरा है अस्थमा है। अस्थमा में श्वसन मार्ग संकीर्ण हो जाते हैं, जो सांस लेने की जो नली होती है वो बिल्कुल पतली हो जाती है, जिससे खांसी और सांस लेने में कठिनाई और घरघराहट भी होती है। एक एलर्जी की वजह से अगर आपको खांसी है, जैसे कि धूल हो गया या अन्य एलर्जेंस के संपर्क में अगर आप आते हैं तो भी खांसी हो सकती है। यह एक एलर्जिक राइनाइटिस या सांस की एलर्जी के कारण होता है।
एक और वजह है खांसी की जो है स्मोकिंग। अगर आप लंबे समय तक धूम्रपान करते हैं तो भी आपने देखा होगा कि खांसी हो जाता है लोगों को, या अगर आप खुद भी स्मोकिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि उससे कई बार खांसी भी हो जाती है, जिसको हम स्मोकर्स कफ कहते हैं। यह धूम्रपान के कारण फेफड़ों में सूजन और संक्रमण का परिणाम हो सकता है। खांसी के अगर दवाई की बात करें तो आप बेनाड्रिल ले सकते हैं, ये जो कि एक सिरप है। यह दवा एलर्जी, छींकने और सूखी खांसी में राहत देने के लिए प्रयोग की जाती है। यह गले को शांत करती है और खांसी को रोकने में मदद करती है। दूसरी दवाई की अगर हम बात करें तो एक ग्रिलेंटेक्स सिरप भी आता है, जो गीली खांसी अगर आपको हो रहा है तो उसके लिए उपयोगी है। जो वो ग्रिलेंटेक्स क्या करता है, अगर आपके अंदर बलगम जमा है तो उसको निकालने में भी मदद करती है। एक और सिरप है जो कॉस्कोपिन सिरप के नाम से जाना जाता है। यह भी खांसी के लिए ही है, लेकिन कई बार खांसी के दरमियान अगर आपको गले में जलन होता है तो इस जलन को ये कम करता है। या फिर खराश है, उसमें भी कॉस्कोपिन पाया जाता है। कॉस्कोपिन मतलब उपयोगी होता है। ये सारी दवाइयाँ बिल्कुल ही कॉमन है, हर किसी भी मेडिसिन के शॉप में आपको मिल जाएगा। एक और सिरप है जो टिक्सिलिक्स होता है। ये सूखी खांसी को शांत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह खांसी के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, जिससे खांसी कम होती है। अगर आप तीसरा कॉमन बीमारी के बारे में बात करें तो वो है बुखार, जो फीवर। आमतौर पर लोगों को फीवर भी बहुत लोगों में देखा जाता है कि ये सब कॉमन से बीमारियां हैं जो लोगों को होता है। फीवर भी कई वजह से हो सकता है, जो कि वायरल संक्रमण भी हो सकता है, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, ये सब चीज़ अभी हमने देखा। बैक्टीरियल संक्रमण भी हो सकता है, या फिर कोई आपने वैक्सीनेशन किया है, करवाया है, वैक्सीन लिया है, तो उसकी वजह से भी कई बार टेम्परेरी रूप से बुखार आ जाता है। लोगों को देखा होगा, अपने बच्चों को खास करके, जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो उसको फीवर हो जाता है। चौथा कारण है कि कई बार ड्रग रिएक्शन की वजह से भी आप अगर कोई दवाई ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं या कोई कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया के वजह में भी आपको बुखार हो सकता है। बुखार के लक्षण की अगर हम बात करें तो वो शरीर का तापमान बढ़ना। मान लीजिए शरीर का तापमान अगर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन बुखार के दौरान यह 98.6 से अगर ज़्यादा हो गया मान लीजिए, तो आमतौर पर हम कहते हैं कि आपको बुखार है। अगर 98.6 या उससे कम है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कोई फीवर नहीं है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको फीवर है। इस तापमान के अलावा अगर आप, कई लोगों को सर्दी भी लगता है, कपकपी भी होता है, शरीर को ठंडा एहसास होता है, और कई बार फीवर में सिर दर्द भी होता है। बुखार के कारण सिर दर्द भी महसूस हो सकता है, थकान और कमजोरी भी महसूस हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। तो ये सारे फीवर के लक्षण हैं। इसके अगर मेडिसिन की बात करें तो पैरासीटामोल है, जो आपके बुखार को कम करने के लिए सबसे सामान्य दवा है। दूसरी मेडिसिन है आइब्रूफेन, जो बुखार और सूजन को कम करने में मदद करता है। इस केस में अगर आप शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी पी सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं, और आपको आराम करने की ज़रूरत होती है। चौथी जो बीमारी है वो है सिर दर्द। सिर दर्द कई तरह के हो सकता है, तनाव और मानसिक दबाव के कारण भी हो सकता है। अगर आप नींद ठीक से नहीं ले पा रहे, रात में ठीक से सो नहीं पाते हैं, लैक ऑफ स्लीप की वजह से भी आपका सिर दर्द हो सकता है। या कई बार कुछ ऐसा सुगंध, जैसे मान लीजिए घर में आपने पेंट करवाया हो, तो वो उस दिन पूरा दिन आपका जो कमरा होता है वो पूरा गंद करता है। तो अगर आप उस गंद में भी अगर आप थोड़ी देर रहो, ले मान लो 1-2 घंटे अगर आप रह लिए, तो भी आपको सिर दर्द होने लग जाता है। या फिर कई जगह पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, वहाँ पे भी आपको सिर दर्द होने लग जाएगा। या फिर इतनी ज़्यादा तेज़ रोशनी हो रही है जो आँखों को आपको चुभती है, बिल्कुल ही आपको अच्छा नहीं लगता वो लाइट, उसकी वजह से भी आपको सर दर्द हो सकती है। या फिर किसी अन्य बीमारी के कारण भी हो सकता है, जैसे हाई बीपी हो गया। ये एक आजकल कॉमन बीमारी बन चुका है, ब्लड प्रेशर। तो जब बीपी जब बढ़ता है, शूट करता है, तो उस वजह से भी सिर दर्द हो सकता है। हेडेक के अगर आप प्रकार की बात करें तो टेंशन हेडेक तो होता ही है, जैसे
सिर के चारों तरफ दबाव या कसाव महसूस होगा, हल्का से मध्यम दर्द तक। कारण वही है, तनाव है, चिंता है, थकान है, या गलत पोस्चर से अगर आप सोएं, सुबह आप जगते हैं तो भी आपका सर दर्द हो सकता है। इलाज अगर आप बात करें तो पैरासीटामोल, इब्रूफेन और आराम से आपका इलाज हो जाएगा। दूसरा सर दर्द के कारण होता है माइग्रेन। माइग्रेन मतलब उसको बोलते हैं कि सर के एक भाग अगर आपको ज़्यादा दर्द कर रहा है, एक तरफ सिर में तीव्र दर्द, मिचली, उल्टी, रोशनी और आवाज़ से संवेदनशीलता होता है, तो उसको हम माइग्रेन बोलते हैं। कारण है हार्मोनल परिवर्तन, खाद्य पदार्थ, अत्यधिक तनाव या नींद की कमी के कारण होता है। इलाज की बात करें तो माइग्रेन के लिए विशिष्ट दवाएं जैसे ट्रिप्टान्स होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं भी होती है। साइनस का दर्द भी होता है। साइनस के लक्षण जैसे माथे, आंखों के चारों ओर और गलों में दबाव और दर्द का महसूस होना, ये साइनस के सिम्टम्स हैं। इसका इलाज है एंटीबायोटिक और डिकॉन्जेंस जैसे ऑक्सीमेटालोजिन स्प्रे। इसकी अगर मेडिसिन की बात करें तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, आइब्रूफेन ले सकते हैं, ठीक है। और आप दूसरा तरीका है जैसे आप गहरी सांस लें, योग पर ध्यान दें, तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। ठंडी या गर्म पट्टी सिर या गर्दन पर लगाकर आराम प्राप्त किया जा सकता है। पांचवा जो बीमारी है वो है पेट दर्द। पेट दर्द कई बार खाना नहीं पचने की वजह से हो सकता है, या स्टमक इन्फेक्शन है, पेट में आपको कोई इन्फेक्शन है तो भी हो सकती है, या फिर कोई पेट की बीमारी है तो भी हो सकता है, या फिर गैस की वजह से भी लोगों को पेट दर्द होता है। पेट दर्द का जो इलाज होता है वो, एक तो आप पानी खूब पिएं, उसके बाद खाने में आप हल्का भोजन करें, जैसे कि दाल हो गया, चावल हो गया, सूप ले सकते हैं आप, ज़्यादा हैवी मील का प्रयोग ना करें। और पेट की दवाई हो गया जैसे एंटासिड हो गया, मेफ्टल-स्पास हो गया या गैस की दवाई ले सकते हैं, और हल्दी या फिर अदरक का सेवन भी कर सकते हैं। बर्फ़ की पट्टी भी आप पेट पे, जहाँ पे पेट दर्द हो रहा है उसके आसपास बर्फ़ की पट्टी भी लगा सकते हैं। छठा बीमारी है गैस और एसिडिटी। ये भी एक आम बीमारी हो गया अब आजकल लोगों में, हर एक दूसरे तीसरे इंसान में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं गैस, एसिडिटी। एसिडिटी भी पेट में भारीपन और सूजन की वजह से भी हो सकता है। पेट में ऐंठन और जलन हो सकता है, अत्यधिक डकार आएगा अगर आपको एसिडिटी होती है तो, पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ भी आएगी, और आप गंधयुक्त गैस का उत्सर्जन भी करते हैं उसमें, एसिडिटी के कारण होता है। ये खराब खान पान के वजह से भी हो सकता है, या फिर मान के लिए गैस युक्त पेय पदार्थ अगर आप पीते हैं, जैसे सोडा हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठीक है, या फिर आप खाना जल्दी जल्दी खा रहे हैं, खाते वक्त मान के चलिए मुंह में हवा निकल लिए, आप ज़्यादा हवा निकल लिए तो उसके वजह से भी गैस बन जाता है। तो इसमें आप फल, सब्जियां और साबुत अनाज का अगर आप ये लेते हैं तो ये गैस को अधिक निर्माण करते हैं ये चीज़ें। गैस का इलाज, अगर आपको गैस बन रहा है तो उसके लिए आप एसिडिटी की दवाई ले सकते हैं, जैसे पेंटाप्राजोल, जो कि मेडिसिन है एक, जो कि जैसे मान लीजिए पेन-40 हो गया, पेंटॉप DSR हो गया, P40 हो गया, ये सारी दवाइयाँ गैस के लिए होता है। एक रिनटेक भी आता है, रिनटेक के नाम से, रिनटेक 150, वो भी एसिडिटी में बहुत ही असरदार दवाई है, उसके अंदर रेनिटिडाइन होता है। ठीक है, आप हल्का भोजन करें, अगर आपको गैस बन रहा है तो आप ज़्यादा हैवी खाना ना खाएं, आसान पचने वाला भोजन लें, जैसे कि दलिया हो गया, सूप हो गया। अदरक और पुदीना का सेवन भी कर सकते हैं, जिससे गैस में बहुत ही आराम होता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। सातवां जो बीमारी है वो है कॉन्स्टिपेशन, जिसको कब्ज बोलते हैं। कब्ज भी एक सामान्य पाचन समस्या है जिसमें मल त्याग करने में कठिनाई होती है, मल कठोर होता है और मल त्याग करने का एहसास पूरा नहीं होता है। कब्ज के कारण पेट में भारीपन रहता है, दर्द रहता है, ऐंठन भी हो सकती है। यह समस्या जीवन शैली, आहार और अन्य कारणों से भी हो सकता है। कब्ज के लक्षण की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने अभी बताया,
कम मल त्याग करना, कठोर और सूखा मल होना, संतुष्ट ना हो पाना, मल त्याग करने में कठिनाई होना, ये सब कारण है। गलत आहार लेना, अधिक जल का सेवन ना करना, जो कम पानी पीते हैं उसका भी कॉन्स्टिपेशन होता है। शारीरिक गतिविधि में कमी होना, जैसे कि बैठकर काम करना, व्यायाम ना करना, ये सारी चीज़ें। दवाओं, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन दवाई की वजह से भी होता है। अगर आप ज़्यादा दवाई ले रहे हैं या फिर एंटी हिस्टामिन, एंटी डिप्रेसेंट्स और पेन किलर्स अगर आप लेते हैं ज़्यादा, तो इसके वजह से भी कब्ज बन सकता है। अगर इसके इलाज की बात करें तो फाइबर का जितना से ज़्यादा सेवन करें, जैसे फल सब्जियां, दलिया हो गया, साबुत अनाज हो गया, इनमें उच्च फाइबर होते हैं। ये आप कंज्यूम करते हैं तो आपको आराम मिलेगा। पानी की बात करें तो आप कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिएं। ये आपके लिए मल त्याग में आसानी होगा। उसके बाद प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं, दवाई में दही का सेवन करें, और हर्बल उपचार में आप ताज़े अदरक, सौंफ या पुदीने का सेवन पाचन को बेहतर बनाता है। 8वां बीमारी है डायरिया। डायरिया एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या है जिसमें व्यक्ति को बार बार पतला और पानी जैसा मल होता है। यह आमतौर पर कुछ दिनों तक रहता है और हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकता है। दस्त के कारण शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है, जो कि गंभीर स्थिति बना देती है। इसके लक्षण की बात करें तो बार बार पतला और पानी जैसा मल आना, पेट में दर्द और ऐंठन होना, उल्टी या मिचली महसूस होना, बुखार और कमजोरी हो सकता है। शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है, मुंह सूखा हो जाता है, पेशाब का कम आना हो जाता है, चक्कर भी आ सकता है। मल त्याग करने में खून या मवाद भी हो सकता है, गंभीर मामलों में ऐसा होता है। खास करके इसमें डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है, पानी आपका बिल्कुल निकल जाता है उसमें। तो ऐसे में हम कोशिश करनी चाहिए कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। ORS ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें। इनके कारण की बात करें तो एक इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, जिसको रोटा वायरस बोलता है, और बैक्टीरियल वजह भी हो सकता है, जैसे कोलाई हो गया, साल्मोनेला हो गया या परजीवी हो गया। फूड पॉइजनिंग के कारण भी होता है, जैसे खराब या दूषित भोजन कर लिया आपने, या फिर पानी पिया, वो पानी साफ़ नहीं था, अशुद्ध पानी पी लिया आपने, या फिर ज़्यादा मसालेदार या तेलिया भारी भोजन कर लिया आपने। ठीक है, कई बार आपके दवाई के सेवन की वजह से भी होता है। इसका इलाज की बात करें तो आप पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन करें, जैसे ORS हो गया, नारियल पानी हो गया, पतला दाल का पानी पिएं या नींबू पानी लें। सुपाच्य भोजन करें, जैसे चावल हो गया, केले हो गया, उबले आलू हो गए, टोस्ट हो गया, खिचड़ी हो गया। तेलिए, मसालेदार और दूध वाले पदार्थ से बचना है आपको। ठीक है, दस्त अगर 3 दिन से ज़्यादा तक है आपके पास, अगर आपको ठीक नहीं हो रहा, 3 दिन से ज़्यादा हो गया, तो आप डॉक्टर से बिल्कुल सलाह ले सकते हैं। 9वीं बीमारी है वोमिटिंग। वोमिटिंग एक सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया है जिसमें पेट की सामग्री मुंह के रास्ते बाहर निकलती है। यह शरीर का तरीका है किसी हानिकारक पदार्थ, संक्रमण या पाचन समस्या को बाहर निकालने का। उल्टी किसी अन्य बीमारी या स्थिति का लक्षण भी हो सकती है। उल्टी के अगर आप सामान्य कारण की बात करें तो मतली, उल्टी से पहले पेट में गड़बड़, घबराहट या बेचैनी होगा, जिसको हम मतली बोलते हैं। पेट में मरोड़ आना भी हो सकता है, गले में जलन हो सकता है, एसिड के कारण आपके गले में जलन भी हो सकता है। बार बार उल्टी से शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके अगर कारण की बात करें तो बहुत सारे कारण हैं। एक स्टमक इन्फेक्शन भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। कई बार प्रेगनेंसी में लेडी को सुबह सुबह मतली होता है, जिसकी वजह से भी उल्टी होता है। एसिडिटी या गैस की वजह से भी हो सकता है, या फिर ओवर ईटिंग की वजह से भी हो सकता है। अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो उस वजह से भी हो सकता है। उल्टी का इलाज की बात करें तो आप ऑनडेम टेबलेट ले सकते हैं। आमतौर पर 4 से 8 मिलीग्राम की होती है इसकी खुराक, जिसे आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। पेरिनॉर्म ले सकते हैं उल्टी के लिए, वो वोमिटिंग और मितली के इलाज के लिए उपयोग किया जा सकता है। आप पानी पिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए थोड़े थोड़े अंतराल में आप सादा पानी, नारियल पानी या फिर ORS पी सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, और खाने में हल्का आहार ले सकते हैं, जैसे केले हो गए, उबला हुआ चावल हो गया, सूप हो गया, दलिया हो गया। ये आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ हैं। 10वां बीमारी है एलर्जी। एलर्जी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की असामान्य प्रतिक्रिया है जो किसी विशेष पदार्थ
के संपर्क में आने पर होती है। एलर्जी तब होती है जब शरीर कुछ पदार्थों को हानिकारक मानकर उनके खिलाफ रसायनों का उत्पन्न करता है। यह त्वचा, नाक, श्वसन तंत्र या आंतों को प्रभावित कर सकती है। एलर्जी के अगर आप सामान्य प्रकार की बात करें तो धूल और परागकण एलर्जी हो सकता है, खाद्य एलर्जी हो सकता है, ड्रग एलर्जी हो सकता है, स्किन एलर्जी हो सकता है, ठीक है, और कीटनाशक चीज़ों को की वजह से भी हो सकता है, जैसे मधुमक्खी हो गया, चींटी हो गया या अन्य कीट के काटने से भी हो सकता है। एलर्जी के अगर आप लक्षण की बात करें तो त्वचा पर चटकते हो जाएंगे, जैसे खुजली हो गया, लाल चटकते या सूजन हो सकता है, नाक से पानी बहना हो सकता है, छींक आना, नाक बंद होना, लालिमा, खुजली और पानी आना हो सकता है, खांसी भी हो सकती है, सांस लेने में कठिनाई या घरघराहट हो सकता है, पेट में दर्द हो सकती है, दस्त या उल्टी भी हो सकता है। ये सारे इनके लक्षण हैं। अगर एलर्जी के इलाज की बात करें तो आप सेट्रिजिन ले सकते हैं। सेट्रिजिन टैबलेट होता है। यह एलर्जी के कारण होने वाले नाक बहना, आंखों में जलन करना, छींक आना, त्वचा पर खुजली को नियंत्रित करता है। दूसरा दवाई है मोंटेलुकास्ट। यह दवा सांस की समस्या जैसे अस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस, नाक से संबंधित एलर्जी के इलाज के लिए उपयोगी होता है। तीसरा है एलेग्रा। यह दवा भी सेट्रिजिन की तरह एलर्जी के कारण होने वाली नाक बहना, आंखों में जलन और खुजली को कम करने के लिए प्रभावी होता है। स्टेरॉयड क्रीम त्वचा पर खुजली और सूजन के लिए लाभदायक होता है। एलर्जी को ठीक करने के लिए घरेलू उपाय कुछ हैं, जैसे हल्दी का सेवन कर सकते हैं आप। ये एक प्राकृतिक एंटीहिस्टामिन होता है। नमक पानी से गरारे कर सकते हैं। पुदीना और तुलसी का चाय ले सकते हैं। एलोवेरा जेल को आप त्वचा पे लगाने से आपका खुजली और जलन कम होता है। भाप ले सकते हैं। भाप लेने से बंद नाक और सांस की समस्या के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। 11वां बीमारी है थकान। थकान एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को निरंतर थकावट और ऊर्जा की कमी महसूस होती है, जो आराम या नींद से भी पूरा नहीं होता है। यह शारीरिक, मानसिक या दोनों प्रकार की थकावट हो सकती है और किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी भी समय हो सकती है। यह सामान्य रूप से एक अस्थायी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर लगातार बनी रहती है तो यह किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकती है। थकान के सामान्य लक्षण की बात करें अगर, तो नींद की कमी होना, शारीरिक गतिविधि की कमी होना, मानसिक तनाव हो सकता है, अस्वस्थ आहार हो सकता है, दीर्घकालिक रोग हो सकता है। दीर्घकालिक रोग मतलब कोई ऐसी बीमारी जो लंबे समय से चलती आ रही है, जैसे शुगर हो गया, हार्ट से रिलेटेड हो गया, किडनी हो गया या थायराइड हो गया, ऐसी बीमारियां, या दवाओं का सेवन हो गया। जो दवाई बहुत ज़्यादा अगर आप दवाई ले रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स जैसी दवाइयाँ या फिर ब्लड प्रेशर जैसी दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं, तो थकान का ये भी एक कारण होता है। शरीर में विटामिन और खनिजों की कमी की वजह से भी थकान का कारण हो सकता है। अगर थकान के लक्षण की बात करें तो शरीर शरीर में ऊर्जा की कमी, नींद की समस्या, सामान्य कार्यों में रुचि की कमी हो सकती है। अगर आपको काम करने में मन नहीं लग रहा है, नींद की समस्या है, शरीर आपका एनर्जेटिक नहीं रहता है, दर्द और मांसपेशियों में अकड़न होता है, मनोबल में गिरावट, आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हैं, किसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करने में भी आपको कठिनाई हो रही है, ये सारी चीज़ें थकान के लक्षण में आते हैं। अगर थकान का इलाज की बात करें तो आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स ले सकते हैं। अगर थकान का कारण खून की कमी है, अगर एनीमिया की वजह से अगर आपको थकान हो रहा है, तो आयरन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। जैसे फेरस सल्फेट हो गया, फेरस फेमरेट हो गया या फेरियम एक्सटी हो गए, ये सारी चीज़ें हैं। अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। एक प्राकृतिक आयुर्वेद सप्लीमेंट है जो शरीर को ऊर्जा देने में मदद करता है और मानसिक थकान को भी कम करता है। कैफ़ीन एक उत्तेजक पदार्थ है जो तात्कालिक ऊर्जा के लिए उपयोग किया जा सकता है। थकान से बचाव के उपाय की अगर हम बात करें तो नियमित रूप से आप व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक विटामिनों से भरपूर आहार लें। समय पर आराम करना भी ज़रूरी है। काम के दौरान छोटे छोटे ब्रेक ले सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मन की शांति के लिए और योग और एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। नियमित रूप से नींद भी लें। हर रात एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालें।
12वां बीमारी है खून की कमी, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, नहीं होती है, या लाल रक्त कोशिकाओं में हेमोग्लोबिन की कमी होती है। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रक्त में ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यदि शरीर में खून की कमी हो तो शरीर के अंगों और ऊतकों तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। खून की कमी बहुत तरीके के होते हैं। एक आयरन डिफिशियंसी की वजह से भी हो सकता है। आयरन की कमी के कारण लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण ठीक से नहीं हो पाता है। विटामिन B12 या फोलेट के वजह से भी खून की कमी होती है। शरीर में इन विटामिनों की कमी से एनीमिया हो सकता है। एप्लास्टिक एनीमिया होता है। यह एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें शरीर अपनी रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना बंद कर देता है, जिस वजह से खून की कमी हो जाती है। हेमोलिटिक एनीमिया भी होता है। इसमें रक्त कोशिकाएं जल्दी टूटने लग जाती है। सिकल सेल एनीमिया होता है। यह एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें रक्त कोशिकाएं सामान्य से अलग आकार की होती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाती है। थैलेसीमिया भी एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें खून में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिस वजह से हमें एनीमिया देखने को मिलता है। खून की कमी के सामान्य लक्षण होता है थकान होता है, ऊर्जा की कमी महसूस होगी आपको, ठीक है। त्वचा का रंग हल्का हो जाएगा, खासकर चेहरे और नाखूनों का रंग फीका हो जाएगा। मामूली शारीरिक गतिविधि में भी आपका सांस फूलने लग जाएगा, सांस लेने में कठिनाई होने लग जाएगा, चक्कर आना हो सकता है, दिल का धड़कन बढ़ना हो सकता है, ठंडा महसूस होना। खून की कमी के कारण भी ठंड लगेगी। आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके इलाज की अगर हम बात करें तो आयरन टेबलेट्स जैसे फॉलिक एसिड ले सकते हैं आप, फेरियस सल्फेट ले सकते हैं, फेरस परमेनेट ले सकते हैं, विटामिन B12 और फोलेट सप्लीमेंट ले सकते हैं। खाद्य पदार्थों का सेवन करें जिसमें आयरन हो, विटामिन B12 और फोलेट से भरपूर आहार लें, जैसे मांस हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गए, दालें हो गई, सूखे मेवे, अंडे, दूध, मांस और मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां, संतरा और बीन्स ले सकते हैं। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करा सकते हैं। गंभीर एनीमिया में रक्त आधान की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपका हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम घट जाता है, जैसे हेमोग्लोबिन अगर 8-7 से भी नीचे आ जाती है, तो उस केस में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवाना पड़ सकता है।